नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से आप सबका प्राइमरी का मास्टर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक आदर्श शिक्षक जो होता है अपनी कक्षा में बच्चों की बैठक व्यवस्था किस प्रकार से संपन्न करता है, किस प्रकार से आयोजित करता है, उसके बारे में। बैठक व्यवस्था इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, आप सबसे छिपी नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर बच्चे कक्षा में उचित तरीके से मानक के अनुरूप बैठे हुए हैं तो आपकी जो शिक्षण प्रक्रिया है बहुत ही प्रभावशाली तरीके से संपन्न होती है और उसकी जो आपने उद्देश्य तय किया है, लक्ष्य जो तय किया है, बच्चों को प्राप्त भी हो जाता है। अपेक्षाकृत आप तितर बितर बिठाए हुए हैं या बच्चे खुद ही इधर उधर बैठे हुए हैं, ऐसी बैठक व्यवस्था जो होती है प्रभावशाली शिक्षण में मददगार नहीं होती है। पहली बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बैठक व्यवस्था आपके कक्षा में जो जगह है उसकी उपलब्धता के आधार पर भी होती है। ये नहीं कि आप एक अपना रहे हैं कि हमें इस तरह से बिठाना है, हमें बताया गया है, लेकिन आपके पास जगह नहीं है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं यह फेल हो जाता है। वहाँ पर आप परिस्थिति और स्थान के हिसाब से बैठक व्यवस्था करिए। अभी हम आपको कुछ जो आदर्श रूप से बैठक व्यवस्था है जो आदर्श शिक्षकों द्वारा अपनाई गई है उस पर बात करेंगे। इसके पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल प्राइमरी का मास्टर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी सेवा में, आपकी सुविधा के लिए ऐसे ही शानदार वीडियो, नवाचार और प्रशिक्षण से अपडेट रहने के लिए और हर तरह की जानकारियों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, पहली हम बैठक व्यवस्था की बात करने चल रहे हैं अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार में होता क्या है कि शिक्षक बैठ गया कहीं पर मतलब कि जहाँ उसको बैठने के लिए सुविधा हो रही है, जहाँ से बच्चों तक आसानी से उसकी पहुँच बन जाए, तो यहाँ पे शिक्षक बैठ गया। फिर बच्चों को अपने चारों तरफ ऐसे गोलाकार, अर्धगोलाकार जो होता है अर्धचंद्राकार, ऐसा बिठा लेगा। तो इससे क्या होता है, सभी बच्चों तक शिक्षक की पहुंच बन जाती है। इससे कोई बच्चा जो है निष्क्रिय रूप से आपकी क्लास में नहीं बैठेगा। तो मैं कहूँगा कि आप अर्धचंद्राकार रूप में बिठाइए। और मैं यहाँ पे जो कुछ लेके आया हूँ तरीके, मैं इन सभी तरीकों मिलाकर भैया आपको अंतिम में बिठाऊंगा और शानदार बैठक व्यवस्था इन्हीं तीनों से आपको समझा दूंगा। देखिए, अर्धचंद्राकार अब आपको मैंने बता दिया कैसे बिठाना है, तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि किस किस के लिए आप बिठाएंगे, जैसे कहानी के लिए, कविता पाठ के लिए, या बच्चों से सीधे संवाद करने के लिए, या उनकी बात सुनने के लिए। ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो ये सब आपको करना ही है। तो अर्धचंद्राकार रूप जो बैठक व्यवस्था की है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके शिक्षण में। दूसरी चीज़ है गोलाकार व्यवस्था। गोलाकार व्यवस्था भी जो है अर्धचंद्राकार के समकक्षी है, लेकिन मैं गोलाकार व्यवस्था को अर्धचंद्राकार की अपेक्षा थोड़ा कम प्रभावशाली मानता हूँ। क्योंकि देखिए, एक शिक्षक यहाँ बैठ गया, एक बच्चा है, इसके चारों तरफ मतलब ऐसे गोला बना के बैठ गए, शिक्षक का फेस इधर है, तो पीछे के बच्चे थोड़ा सा असहज महसूस कर सकते हैं या कम सक्रिय हो सकते हैं। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। अपने अपने स्थान पर दोनों बैठक व्यवस्था सही है, लेकिन इसमें अगर आप खड़े होकर पढ़ा रहे हैं तो चारों तरफ घूम घूम कर बच्चों को देख सकते हैं। जैसे आप बच्चों से कोई चर्चा कर रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, कविता पाठ करा रहे हैं, या आप कोई अभिनय करके गतिविधियों को दिखा रहे हैं, तो ये व्यवस्था यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी है। तीसरी व्यवस्था मैं कहूँगा जो है ये है छोटे समूह में बिठाना। यानी कि आपके पास क्लास में इस समय 25 या 30 बच्चे हैं, तो उनको 5-5, 6-6 के समूह में बिठाइए। और समूह निर्धारण के लिए जो मानक है, अभी उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो इस तरह से जो बैठक व्यवस्था रहती है वह बच्चों को आपस में अंतःक्रिया करने के लिए बढ़ावा देती है। वो संवाद करेंगे। छोटे छोटे समूह में अगर बिठाएंगे तो बच्चे जो है प्रोजेक्ट कार्य जो सामूहिक रूप से होते हैं उसको करने में काफ़ी सहूलियत है, आसानी महसूस करेंगे। उसके साथ ही साथ किसी विषय पर अगर विचार विमर्श कर रहे हैं बच्चे आपस में, तो यह महत्वपूर्ण है कि समूह जो हो छोटे छोटे ग्रुपों में बटा हुआ हो। ऐसी समस्या आप उनके सामने दे रहे हैं जहाँ पर बच्चा अकेले जो है समस्या का समाधान नहीं खोज पा रहा है, तो वहाँ पर भी छोटे छोटे समूह में बांट दीजिए क्लास को और कुछ समस्याएं बच्चों को दीजिए। आप देखेंगे कि बच्चे आपस में विचार विमर्श करके समस्या का समाधान आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। अब उनका स्तर जो होगा बच्चों का, उसी के हिसाब से आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बच्चों में संवाद की जो अंतःक्रिया होती है,
संप्रेषण की स्किल होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। समूह को विभाजित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको देख लीजिए। जैसे अगर आप समूह का बंटवारा कर रहे हैं तो उसमें ध्यान दीजिए कि समूह में सभी सामाजिक और धार्मिक समुदाय के बच्चे हों। ये नहीं है कि किसी विशेष वर्ग के बच्चों को आप अलग कर दीजिए। इससे सामाजिक असमानता विद्यालय से ही उत्पन्न होने लगती है और विद्यालय में भी सही नहीं रहता, क्योंकि समाज का छोटा आईना जो होता है या छोटा प्रतिरूप जो होता है वह विद्यालय ही होता है। लड़कियों और दिव्यांग बच्चों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उनको भी समूह में उचित स्थान दिलाना चाहिए और बंटवारे के समय उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके उन्हें भी सभी समूह में शामिल करना चाहिए, समावेशी रहना चाहिए कुल मिलाकर के। तीसरी बात जो है, समस्या समाधान करते समय समूह इस प्रकार बिठाएं कि एक समूह दूसरे समूह के कार्य में व्यवधान ना उत्पन्न करे। जैसे कि आप पास कोई समूह, एक समूह यहीं है, तुरंत बाद ऐसे कर दिए, बिठा दिए, तो ये जो विचार विमर्श कर रहा है दूसरे वाले को डिस्टर्ब होगा, दूसरा वाला जो कर रहा है पहले वाले को डिस्टर्ब होगा। तो ये काम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए। एक समान अधिगम स्तर वाले बच्चों का भी आप समूह बना सकते हैं, लेकिन मैं इस पर आपको ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। हाँ, अगर आवश्यकता है बनाने की, जैसे आप कक्षा में स्तर का विभाजन कर दिए हैं और बहुत थोड़ा जटिल प्रश्न दिए हैं जो कि कुछ ऐसे बच्चे हैं उनके स्तर के अनुरूप नहीं है, तो वहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आप अगर मिश्रित समूह बनाएंगे, जैसे जिनका अधिगम स्तर समान नहीं है, कई अधिगम स्तर के बच्चों को मिला करके एक समूह बनाइए, यानी उस समूह में हर अधिगम स्तर के बच्चे हों। तो इससे जो रहती है प्रभावशीलता बढ़ती है। जो बच्चे निष्क्रिय रहते हैं कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में, या थोड़ा सा कम अभी उनका अधिगम स्तर है, वह अगर अपने से ज़्यादा अधिगम स्तर के बच्चे के साथ रहेंगे तो उसमें भी वह योग्यता धीरे धीरे आने लगती है। कुल मिलाकर कक्षा बैठक व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि शिक्षक और बच्चों के बीच संप्रेषण आसानी से और निर्विघ्न रूप से हो सके। सभी बच्चों को स्पष्ट रूप से ब्लैक बोर्ड या शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे शिक्षण बिंदु या TLM आदि जो भी चीज़ें दिखाएं वह अच्छे से दिखे और शिक्षण प्रक्रिया में अच्छे रूप से भाग लें। तो बच्चों को हम यहाँ पे ऐसी बैठक व्यवस्था प्रदान करेंगे जिससे सभी बच्चों का शिक्षक और शिक्षण प्रक्रिया तक पहुँच हो, साथ ही साथ सभी शिक्षक का सभी बच्चों तक पहुँच होना चाहिए। यही अच्छी कक्षा शिक्षण व्यवस्था का उदाहरण है। अभी मैंने आपसे कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से तीनों व्यवस्थाओं को मिला करके एक आदर्श शिक्षण व्यवस्था आप बना सकते हैं। देखिए, जैसे कि आप छोटे छोटे समूह बना दीजिए, ठीक है, और उसको अर्धचंद्राकार में भी बिठा दीजिए या गोलाकार में बिठा दीजिए। तो तीनों को मिला करके अगर आप बिठाएंगे, जैसे अर्धचंद्राकार में ऐसे एक यहाँ पे समूह बैठ गया, एक समूह यहाँ बैठ गया, एक समूह यहाँ बैठ गया, ठीक है, और शिक्षक यहाँ पे है, तो अब देखिए तीनों समूह से लगातार शिक्षक का कांटेक्ट रहेगा। तो आप अपने कक्षा के अनुरूप, परिस्थिति के अनुरूप, कक्षा में स्थान के अनुरूप शिक्षण बैठक व्यवस्था को अपनाइए और अपनी क्लास को अच्छे से एक आदर्श क्लास के रूप में प्रस्तुत करिए। साथियों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आगे से आप लोग भी अपने कक्षा में बैठक व्यवस्था को अच्छे से सुव्यवस्थित रूप से करेंगे, जिससे कि शिक्षण प्रभावी हो सके। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, और जाने के पहले यही कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।